हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अंकिता बायोलॉजी। आज का हमारा वीडियो बेस्ड होगा बेसिकली एंजाइम्स यूज्ड इन आरडीटी। आरडीटी में कौन कौन से डिफरेंट एंजाइम्स यूज होते हैं और उनका क्या रोल है वो देखने वाले हैं हम। उससे पहले पढ़ने से पहले एंजाइम्स की डिटेल पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या होती है और उससे पहले कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या होता है। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए का सिंपल सा मीनिंग है वो डीएनए जो डिफरेंट डीएनए मॉलिक्यूल से, दो डिफरेंट डीएनए मॉलिक्यूल की जॉइनिंग से बना है, वो डीएनए क्या कहलाएगा? हाइब्रिड डीएनए या रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए सबसे पहले आपको डिजायर्ड जीन को आइडेंटिफाइड करना होगा, उसको आइसोलेट करना होगा और उसे पर्टिकुलर वेक्टर में इंटीग्रेट कराना होगा, तब क्या बनेगा आपके पास? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी सबसे ज़्यादा यदि कहीं पर यूज़ किया तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है, जिसमें आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए को प्रिपेयर करते हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बनाने के लिए वेक्टर्स यूज में किए जाते हैं, जनरली डिफरेंट टाइप के वेक्टर्स यूज में आते हैं। नंबर ऑफ सीरीज ऑफ एंजाइम्स का यूज होता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में। वो एंजाइम्स क्या होंगे वही हम आज स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में जो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम्स हैं वो है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस और डीएनए लाइगेज। क्यों? क्योंकि आपको उसमें डिजायर्ड जीन को कट करना है और किसी दूसरे सेगमेंट पे जाके ज्वाइन करवाना है, उसे लाइगेट करवाना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक कटिंग वाला एंजाइम्स चाहिए जो होता है आपके पास एंडोन्यूक्लियसेस या न्यूक्लियसेस होते हैं, जो पर्टिकुलर सीक्वेंस को कट करेंगे और उसको सीक्वेंस को डिजायर्ड जीन सेगमेंट को कहीं और पे वेक्टर्स में जाके ज्वाइन करवाना, उसके लाइगेशन करवाने के लिए लाइगेज एंजाइम्स चाहिए, जो कि एक्चुअली किसकी तरह वर्क करेगा? ग्लू की तरह वर्क करेगा। तो चलिए देखते हैं वो सीरीज ऑफ नंबर ऑफ एंजाइम्स कौन कौन से होंगे जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में यूज होंगे। सबसे पहले न्यूक्लियसेस। न्यूक्लियसेस वो एंजाइम्स होते हैं जो न्यूक्लिक एसिड को ब्रेक डाउन करते हैं। न्यूक्लियसेस में दो टाइप के एंजाइम्स होते हैं, एंडोन्यूक्लियस, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस और रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियसेस। एंडोन्यूक्लियसेस डीएनए के सीक्वेंस को सेंटर से या मिडिल में से कट करते हैं। ये डीएनए सेगमेंट है, इसको सेंटर से कट करने का काम होता है, मतलब उसके बीच से इंटरनल कट्स या इंटरनल कट्स जो लगाते हैं वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं एंडोन्यूक्लियसेस, जो डीएनए सेगमेंट को इंटरनली कट करेंगे। एंडोन्यूक्लियसेस, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस, उनकी साइट रेस्ट्रिक्टेड होती है कि एक पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इस पर्टिकुलर सीक्वेंस पे जाकर ही कट करेगा। यदि आपके पास इको R1 है तो उसकी सीक्वेंस है GATTC, तो वो उसी सीक्वेंस पे जाके कट करेगा। यदि BAM-H है तो उसकी पर्टिकुलर सीक्वेंस है जहाँ पर वो जाकर कट करेगा। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को ही इसी कारण नहीं क्या कहा जाता है? मॉलिक्यूलर सीजर्स कहा जाता है, क्योंकि ये पर्टिकुलर साइट पे जाके कट करते हैं और सीक्वेंस को जैसे ही कट कर देंगे क्या हो जाएंगे? निक्स जनरेट हो जाएंगे। उनको अब इस पर्टिकुलर सीक्वेंस को आप कहीं पर भी ले जाकर लाइगेट करा सकते हो, बट उसके लिए किस एंजाइम की जरूरत होगी? लाइगेशन के लिए डीएनए लाइगेज, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। तो आपको फर्स्ट एंजाइम्स क्लियर होगा आई होप। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो डीएनए में इंटरनल कट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, डीएनए में इंटरनली कट करता है, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस पे कट करता है, उसको क्या कहा जाएगा? उसकी रेस्ट्रिक्शन साइट या रिकॉग्निशन साइट। रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस मतलब आउटर की साइड, हमें समझ में आ रहा है। एक्सोन्यूक्लियस क्या होता है? ये आपके पास डीएनए है, इसमें आपके एक्सटर्नली एंड पे से कट करता है, या कह सकते हैं आपके उसके एंड पॉइंट पे से 5' और 3' टर्मिनल है, तो 3' टर्मिनल पे से कट करने का काम करता है, न्यूक्लियोटाइड्स को रिमूव करता है 3' एंड से। तो एक्सोन्यूक्लियस देख लिया हमने, एंडोन्यूक्लियस देख लिया। दोनों का काम ही क्या है? न्यूक्लिक एसिड का ब्रेकडाउन या न्यूक्लिक एसिड को डिग्रेड करने का काम है बेसिकली। डीएनए लाइगेज, लाइगेज एंजाइम को क्या काम होगा? नाम से समझ में आ रहा है, लाइगेशन कराएगा। डीएनए के फ्रेगमेंट्स, दो डिफरेंट डीएनए के फ्रेगमेंट्स को ज्वाइन कराने का काम करता है डीएनए लाइगेज, या कह सकते हैं दो डीएनए के फ्रेगमेंट के बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन कौन कराएगा? डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज को भी किससे? जनरली ई कोलाई से या बैक्टीरियोफाजेज से आइसोलेट किया गया है डीएनए लाइगेज को। डीएनए लाइगेज किसकी तरह एक्ट करता है? मॉलिक्यूलर ग्लू की तरह। ये क्या है? एक तरह से मॉलिक्यूलर ग्लू है, मॉलिक्यूलर ग्लू की तरह एक्ट करता है। दो डिफरेंट डीएनए फ्रेगमेंट्स को ज्वाइन कराना, यानी उन्हें रिपेयरिंग में रिपेयर करना। डीएनए ब्रेक्स हो चुके हैं, उनको रिपेयर करने का काम भी कौन करेगा? डीएनए लाइगेज करेगा। कैसे? क्योंकि जैसे ही ब्रेक होंगे, एक एंड पे 3' एंड पे OH ग्रुप प्रेजेंट होता है और 5' एंड जनरेट हो जाएगा दूसरा ब्रेक के बाद, जहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होगा। फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होगा तो इन दोनों के बीच में वापस से फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन कौन कराएगा? डीएनए लाइगेज कराएगा। उसकी भी मैकेनिज्म है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन के लिए। एटीपी रिस्पॉन्सिबल होता है, एटीपी पायरोफॉस्फेट रिलीज करता है। वो पायरोफॉस्फेट वाटर की प्रेजेंस में वापस से दो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज करता है और किसका फॉर्मेशन हो जाता है? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का। पहले पायरोफॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनता है, देन अगेन किसका फॉर्मेशन होता है? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है।
तो डीएनए लाइगेज का सिंपल सा मतलब है दो डीएनए फ्रेगमेंट्स को जोड़ने का काम करता है, मॉलिक्यूलर ग्लू की तरह वर्क करता है। किससे आइसोलेट किया गया है? ई कोलाई और बैक्टीरियोफाज से आइसोलेट किया गया है। नेक्स्ट रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज नाम से ही समझ में आता है, जिसे आरटी के नाम से भी जाना जाता है। ये डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज नहीं होते हुए आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है। बेसिकली क्या है ये? आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को क्या कहा जाता है? आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है मतलब आरएनए से एमआरएनए से किसका फॉर्मेशन कराएगा? डीएनए का फॉर्मेशन कराएगा, और जो डीएनए बनेगा उसको क्या कहा जाएगा? सी डीएनए या कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए का प्रोडक्शन कराएगा। एमआरएनए से डीएनए का एमआरएनए डीएनए हाइब्रिड्स बन जाएंगे। ये आरएनए सेगमेंट है आपका, और ये किसका फॉर्मेशन हो गया? डीएनए का। ये किसने बनाया है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की हेल्प से। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कैसा है? आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज आरएनए को एज अ टेम्पलेट यूज करता है और उस आरएनए टेम्पलेट से न्यूक्लियोटाइड को ऐड करता जाता है और किसका फॉर्मेशन कर देता है? नए कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए का फॉर्मेशन कर देता है। इसी कारण इसे आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स कहा जाता है, जिससे सी डीएनए का प्रोडक्शन हुआ है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम में अब जैसे ही इससे सी डीएनए का प्रोडक्शन हो जाएगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम को किससे आइसोलेट किया गया है? रेट्रोवायरसेस से आइसोलेट किया गया है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम को किससे आइसोलेट किया गया है? बेसिकली रेट्रोवायरसेस से। रेट्रोवायरसेस से किसको आइसोलेट किया गया है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम्स को। नेक्स्ट एंजाइम्स होता है डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज का फंक्शन है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है, मतलब इसमें डीएनए को एज अ टेम्पलेट यूज किया जाएगा। डीएनए टेम्पलेट है आपके पास, उस डीएनए टेम्पलेट से उसके एक एंड पे 5' to 3' यहाँ पर प्राइमर आके जुड़ जाएंगे और नए नए न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन होता जाएगा। नए नए न्यूक्लियोटाइड्स आके जुड़ते जाएंगे। डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा? उसका एलोंगेशन कराने का काम करेगा। उसकी टेम्पलेट स्ट्रैंड के बेसिस पे न्यू डीएनए स्ट्रैंड का एलोंगेशन कराएगा, उसकी कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस जोड़ता जाएगा। ये फंक्शन किसका है? डीएनए पॉलीमरेज का। डीएनए पॉलीमरेज भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। नॉर्मल आप समझिए डीएनए पॉलीमरेज का काम क्या है? उसकी कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए सीक्वेंस को जनरेट कराना। ठीक है, नए नए न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ के कॉम्प्लीट डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज डीएनए को ही एज अ टेम्पलेट यूज करेगा और डीएनए का ही फॉर्मेशन कराएगा। ठीक है, नए नए न्यूक्लियोटाइड्स जोड़ता जाएगा और डीएनए के सीक्वेंस का जनरेशन हो जाएगा। राइबोन्यूक्लियस एंजाइम। राइबोन्यूक्लियस एंजाइम का फंक्शन क्या होता है? आरएनए का ब्रेकडाउन करना, आरएनए को डिग्रेड करना। जैसे ही सपोज हमने देखा था रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम में, ये आपका आरएनए था, एमआरएनए से रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के थ्रू किसका फॉर्मेशन हुआ? एमआरएनए और डीएनए हाइब्रिड का। ये एमआरएनए और डीएनए हाइब्रिड जनरेट हो चुका है, ये सी डीएनए हाइब्रिड। अब रिवर्स नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा? राइबोन्यूक्लियस आएंगे, आरएनएस आएंगे, जो क्या कराएंगे? इस एमआरएनए को डिग्रेडेशन करा देंगे। इस एमआरएनए का डिग्रेडेशन हो जाएगा तो एमआरएनए हट जाएगा। अब यहाँ पर केवल क्या बचा है? सिंगल सी डीएनए बचा हुआ है। इस सी डीएनए का फिर नेक्स्ट स्टेप में कौन आ जाएगा? डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज जो क्या करेगा? इसका डबल स्टैंडर्ड डीएनए का फॉर्मेशन करवा देगा। तो ऐसी ही स्टेप्स चलती है। यदि आपको एमआरएनए से डबल स्टैंडर्ड डीएनए का फॉर्मेशन करना है तो एमआरएनए सबसे पहले रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज आएगा जो उसका कॉम्प्लीमेंट्री बनाएगा, जिससे एमआरएनए डीएनए हाइब्रिड जनरेट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में कौन सा एंजाइम आएगा? राइबोन्यूक्लियस आएगा। राइबोन्यूक्लियस क्या करेगा? उस एमआरएनए को डिग्रेड कर देगा। जैसे ही वो एमआरएनए डिग्रेड हो जाएगा, सिंगल स्टैंडर्ड सी डीएनए बना। अब सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए के बाद नेक्स्ट स्टेप में आएगा डीएनए पॉलीमरेज, जो सिंगल स्टैंडर्ड सी डीएनए का उसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड जनरेट करा देगा पॉलीमराइजेशन के थ्रू। तो ये क्या हो गया? सिंगल स्टैंडर्ड एमआरएनए से डबल स्टैंडर्ड डीएनए का फॉर्मेशन हो गया। नेक्स्ट स्टेप में देते हैं एल्कलाइन फॉस्फेटेज। क्या करते हैं? एल्कलाइन फॉस्फेटेज जो एंजाइम्स होता है, इसका मेन फंक्शन होता है, जैसे ही आप इसे किसी भी रिएक्शन में डालते हो 5' एंड और 3' एंड डीएनए का 3' 5' तो एल्कलाइन फॉस्फेटेज क्या करते हैं? एल्कलाइन फॉस्फेटेज जो 5' एंड पे फॉस्फोर ग्रुप प्रेजेंट होता है, इसका फॉस्फेट ग्रुप, उसको रिमूव कर देते हैं। एल्कलाइन फॉस्फेटेज का क्या फंक्शन होता है? उसके 5' एंड पे जो फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है उसको हटा देते हैं, उसको रिमूव कर देते हैं। जैसे ही फॉस्फेट ग्रुप का रिमूवल होता है, अब एल्कलाइन फॉस्फेटेज के थ्रू फॉस्फेट ग्रुप का रिमूवल, इसका रिमूवल करने का रीज़न क्या है? जैसे ही आपने सपोज कहीं पर भी ब्रेक होता है तो ये 3' एंड 5' एंड यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप जनरेट हो जाता है। डीएनए में सेल्फ एनिलिंग की पावर होती है, वो खुद क्या कर सकता है? एनिल हो सकता है। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन करके सेल्फ एनिलिंग की भी पावर होती है डीएनए में। यदि हम एल्कलाइन फॉस्फेटेज से उसको ट्रीट करा देते हैं तो फॉस्फेट ग्रुप रिमूव हो जाता है। यदि फॉस्फेट ग्रुप रिमूव हो गया तो वो सेल्फ एनिल नहीं हो सकता है।
फॉस्फेट ग्रुप का रिमूवल का रीज़न ये है कि एल्कलाइन फॉस्फेट से क्या वो सेल्फ एनिलिंग की जो पावर है अब वो नहीं शो करेगा, ठीक है। तो इस फॉस्फेट ग्रुप का रिमूवल के लिए एल्कलाइन फॉस्फेटेज यूज़ किया जाता है। एल्कलाइन फॉस्फेटेज के बाद नेक्स्ट है टर्मिनल ट्रांसफरेज एंजाइम्स। टर्मिनल ट्रांसफरेजेस एंजाइम्स क्या कहते हैं? टर्मिनल ट्रांसफरेजेस एंजाइम जो होते हैं वो 3' टर्मिनल पे, 5' एंड 3' एंड 5' एंड टर्मिनल ट्रांसफरेजेस जो एंजाइम्स होते हैं 3' एंड पे न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ने का काम करते हैं। सपोज ए कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स जोड़ देते हैं इसके 3' एंड पे। टर्मिनल ट्रांसफरेजेस एंजाइम्स जनरली ब्लंट एंड को स्टिकी एंड में कन्वर्ट करते हैं। ब्लंट एंड किस में कन्वर्ट हो जाता है? स्टिकी एंड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। किसके हेल्प के थ्रू? टर्मिनल ट्रांसफरेजेस एंजाइम। क्यों? क्योंकि ब्लंट एंड्स क्या करते हैं लाइगेशन में, उनका लाइगेशन प्रोसेस बहुत ही स्लो होती है, लो लाइगेशन प्रोसेस होती है ब्लंट एंड में। यदि ब्लंट एंड क्रिएट है तो वो लाइगेट इतनी ईजिली नहीं होंगे जितनी स्पीड में स्टिकी एंड्स लाइगेट हो जाते हैं। तो टर्मिनल ट्रांसफरेज क्या करेगा? टर्मिनल्स पे न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस को जोड़ देता है ताकि वहाँ क्या क्रिएट हो जाए, ब्लंट एंड की जगह वो किस में कन्वर्ट हो जाए? स्टिकी एंड्स में, और उसका फास्ट लाइगेशन हो जाए, फास्टली वो डीएनए क्या हो सके? लाइगेट हो सके। तो टर्मिनल ट्रांसफरेज एंजाइम्स हमने देखा जो किसको? ब्लंट एंड को स्टिकी एंड में कन्वर्ट कर देता है। जनरली टर्मिनल्स पे 3' एंड पे न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस को जोड़ने का काम करता है। शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को जोड़ता है 3' एंड्स पे, कॉम्प्लीमेंट्री होती है दोनों। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? अब आपके पास पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज क्या करेगा? पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज जो 5' एंड पे हमने एल्कलाइन फॉस्फेटेज के थ्रू फॉस्फेट ग्रुप का रिमूवल किया था, एल्कलाइन फॉस्फेटेज के थ्रू फॉस्फेट ग्रुप का रिमूवल किया था, उसके पॉलीन्यूक्लियोटाइडल काइनेज जब हम डालते हैं तो 5' एंड पे वो वापस से फॉस्फेट ग्रुप को ऐड कर देता है। यदि हमने जो रिमूव किया है केमिकली के थ्रू, आपको सेल्फ एनिलिंग से प्रोटेक्ट करना था, इसलिए हमने एल्कलाइन फॉस्फेटेज डाला और 5' एंड पे फॉस्फेट को रिमूव कर दिया। लेकिन हमें सेल्फ एनिलिंग अब करवानी है, तो उस कंडीशन में आप कौन सा एंजाइम डालोगे? पॉलीन्यूक्लियोटाइडल काइनेज, जो क्या करेगा? 5' एंड पे फॉस्फेट ग्रुप को ऐड कर देगा। या फिर पॉलीन्यूक्लियोटाइडल काइनेज किसके लिए है? आपको रेडियो लेबलिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है। यदि हमें रेडियो लेबल्ड कराना है इसका 5' एंड, तो भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज यूज़ किया जाता है। क्यों? क्योंकि वो एक रेडियो लेबल्ड फॉस्फेट ग्रुप को उस पर ऐड करवा देगा 5' एंड पे। नेक्स्ट मिथाइल ट्रांसफरेज। मिथाइल ट्रांसफरेज क्या करेगा? ग्वानिन या साइटोसिन न्यूक्लियोटाइड पे मिथाइल ग्रुप को ऐड करने का काम करेगा। ये आपकी सीक्वेंस है, यहाँ ग्वानिन साइटोसिन है, तो जहाँ साइटोसिन ग्वानिन है उस पर किसको ऐड कर देगा? डीएनए के स्ट्रैंड पे मिथाइल ग्रुप को ऐड करवा देगा। ये हमने पढ़ा है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस में कि सेल्फ उसका रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम, जिसमें क्या करता है वो होस्ट के डीएनए का मिथाइलेशन करा देता है। वो किसके थ्रू? मिथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम के थ्रू। मिथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम क्या करता है? खुद के डीएनए का क्या कर देगा? मिथाइलेशन करा देगा। साइटोसिन और ग्वानिन रेसिड्यू पे किसको जोड़ देगा? जनरली मिथाइल ग्रुप को ऐड कर देगा, ताकि डिफ्रेंशिएट हो जाए कि फॉरेन डीएनए कौन सा है और होस्ट का डीएनए कौन सा है। तभी तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होस्ट के डीएनए को प्रोटेक्ट करता है और फॉरेन डीएनए को ही कट करता है। तो ये बेसिक एग्जांपल्स है, बेसिक एंजाइम्स हैं जो रेस्ट्रिक्शन आपके रिकमेंडेड डीएनए टेक्नोलॉजी में यूज़ किए जाते हैं। एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं। न्यूक्लियस जो न्यूक्लिक एसिड को कट करेगा। एंडोन्यूक्लियस कहाँ यूज़ किए जाते हैं? पर्टिकुलर सीक्वेंस पे कट करने के लिए। एक्सोन्यूक्लियस आउटर साइड के न्यूक्लियोटाइड्स को रिमूव करने के लिए। डीएनए लाइगेज मोलिकुलर ग्लू होता है जो 2 डीएनए फ्रेगमेंट्स को ज्वाइन कराता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज आरएनए से डीएनए का प्रोडक्शन कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए को बनाने के लिए किससे आइसोलेट किया गया था? रेट्रोवायरस से आइसोलेट किया था। आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज भी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ही है। डीएनए पॉलीमरेज पॉलीमराइजेशन कराएगा। जितनी भी टेक्निक्स है आपकी, पीसीआर टेक्निक्स हो गई, आपकी मैक्सम गिलबर्ट्स टेक्निक हो गई, सीक्वेंसिंग हो गई आपकी, इन सब में किसमें डीएनए पॉलीमरेज मस्ट यूज में आता है। क्यों? क्योंकि उसी के थ्रू तो आप न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को जनरेट कराओगे। RNase-H हो गया जो mRNA का डिग्रेडेशन कराएगा। जैसे ही mRNA DNA, हमें mRNA से डबल स्टैंडर्ड DNA का फॉर्मेशन कराना था, बट उसके इंटरमीडिएट स्टेप हो जाती है mRNA DNA हाइब्रिड्स। तो अब इस mRNA को कैसे रिमूव किया जाए? तो उसके लिए एंजाइम से RNase-H राइबोन्यूक्लियस H जो mRNA का क्या करा देता है? डिग्रेडेशन कराता है। एल्कलाइन फॉस्फेटेज 5' एंड पर जो फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है डीएनए के, उसको रिमूव करा देगा ताकि सेल्फ एनिलिंग ना हो पाए। टर्मिनल ट्रांसफरेज जो ब्लंट एंड है उनको स्टिकी एंड में कन्वर्ट कर देगा ताकि लाइगेशन प्रोसेस जो है वो फास्ट हो जाए। टर्मिनल फॉस्फेट क्या करता है? ट्रांसफरेजेस उसके 3' एंड पे शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को ऐड करने का काम करता है। पॉलीन्यूक्लियोटाइडल काइनेज जब आपने 5' एंड पे से फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव कर दिया है, पॉलीन्यूक्लियोटाइडल काइनेज वापस से 5' एंड पे फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करने का काम करता है।
मिथाइल ट्रांसफरेज हमने देख लिया है, हमारे जो नाइट्रोजनस बेस पेयर है साइटोसिन और ग्वानिन, उसमें मिथाइल ग्रुप को ऐड करने का काम करता है। तो ये बेसिक था हमारे पास कि कौन कौन सा एंजाइम्स आरडीटी में यूज़ किए जाते हैं। आज हमने उसका शॉर्ट ओवरव्यू देखा कि ये बेसिक एंजाइम्स जो हैं क्या रोल प्ले करते हैं आरडीटी में और इनका बेसिक रोल क्या है, वो सब कुछ हम डिटेल में देख चुके हैं। यदि ये वीडियो आपके स्टडी के लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।